सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 पोल साइंस का जो हमारा टॉपिक चला हुआ था अमेरिकी वर्षों, वो कंप्लीट हो गया। कल हमने उसको संपूर्ण उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन या उसके रिफ्रेशर में से क्वेश्चन या नोट्स सभी आशा है आपने रिवाइज कर लिए होंगे और लर्न कर लिए होंगे। और जिन बच्चों ने राइट नहीं कर रखे थे क्लास वर्क में, उन्हें राइट भी कर लिए होंगे। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आज 5/6/2020 को हम ये लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। आशा आप इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। सबसे पहले इसके बारे में परिचय देखें। 1990 के दशक में सबसे पहले नाम की सार्थकता है कि जो सत्ता थी उसके पास अब विकल्प आ गए थे। किसे? सोवियत संघ और अमेरिका को छोड़कर भी और देशों के पास भी पावर आनी शुरू हो गई। 1910 के दशक में शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीति और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान, एक देशों का समूह बुक के प्रारंभ में पढ़ा था हमने, का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा। साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्थाओं को विकसित करने तथा इन क्षेत्रों में देशों के अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने के लिए दिशा में काम किया। चीन ने आर्थिक उभार में विश्व राजनीति पर काफ़ी नाटकीय प्रभाव डाला। यहाँ हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो सत्ता थी, जो पावर थी, केवल दो राष्ट्रों के पास घूम रही थी। एक तीसरा विकल्प यहाँ पर चाइना आ गया। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए वैकल्पिक केंद्र पर नज़र डालेंगे। यह जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई जिसमें बताया गया है कि 1978 के दिसंबर में देंग स्वानपोंग में ओपन डोर मुक्त द्वार नीति चलाई और बाद में चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों तक एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। ये तस्वीर चीन के विकास में तेजी से बदली प्रवृत्तियों का पता देती है। पहली तस्वीर क्रांति के तत्काल की है और बाद की है। इसमें कहा गया कि समाजवादी रास्ता सबसे व्यापक रास्ता, और दूसरी तस्वीर शंघाई की है जो चीन में आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर देखें यूरोपीय संघ क्या था। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध में उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। 1945 में यूरोप के देशों में मेल मिलाप और शीत युद्ध में भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों में आर्थिक मदद दी गई। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप में देशों के व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुआ। यूरोप में पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था में आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। इस एकीकरण का कालक्रम देखें। इसे परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपीय
इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपीय पार्लियामेंट में गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त किया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आर्थिक मामलों तथा न्याय के जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था में बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफ़ी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई, लेकिन इसका अपना झंडा, मान, गान, स्थापना दिवस, अपनी मुद्रा, अन्य देशों के सामने संबंधों के मामले में इनसे काफ़ी हद तक साझी विदेश सुरक्षा नीति बना ली। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे को विस्तार की। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे। जो ताकत देश के सरकार ने हासिल की वह यूरोपीय संघ को दे दी जाए। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल में असहमति आई। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनैतिक, नैतिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। 2000 यानी कहने का मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो ये था कि जो ताकत थी यूरोपीय संघ में कैसे आई। 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो अमेरिका के लगभग इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा थी और इसके चलते यह अमेरिका से चीन के व्यापारिक विवादों में पूरी दोष के साथ बात करता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव नज़दीकी देशों पर भी है, बल्कि एशिया और अफ्रीका से दूर दराज मुल्कों पर भी है। यह विश्व व्यापार संगठन कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के कई देशों में सुरक्षा को हाल के दिनों में प्रभावित करना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो हमने स्टार्ट किया लेसन, ये है यूरोपीय संघ का मानचित्र। इसमें दिखाया गया है जो पुराने सदस्य थे वो तो ये जो कलर है बैंगनी कलर का, और नए सदस्य जो इसमें आए वो आया है केसरिया कलर का। तो इस मैप के अकॉर्डिंग हमने उन देशों को पहचानना है जो यूरोपीय संघ में शामिल हुए। दूसरी चीज़ हमने देखी है कि यहाँ पर एक सोने के रंग में सितारों को घेरा 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 की संख्या वहाँ पारंपरिक रूप से समझदार और एकता का प्रतीक मानी गई है। दूसरी चीज़ ये है कि यूरोपीय संघ क्या था, यूरोपीय संघ में कौन से देश शामिल थे। ये सारी बातें आप आज के लिए सुंदर नोट्स जो आपने बना रखे हैं उनसे ये चीज़ें पढ़ के याद करें, और जिन बच्चों ने नहीं बना रखे वो अब बना लें, क्योंकि इससे पहले वाले लेसन थे वो तो हमने किसी क्लास वर्क से किए थे और यहाँ से हमने ऑनलाइन किए थे। तो आशा आप सबको समझ में आ रहे होंगे ये, और लिख लें, याद कर लें, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज के लिए इतना।